तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। एक्साइज घोटाले पर छिड़े विवाद के बीच में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, जांच एजेंसियों के एक्शन पर चर्चा। झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना हुआ तय, चुनाव आयोग ने राज्यपाल से की अयोग्य घोषित करने की सिफारिश। हेट स्पीच मामले में योगी आदित्यनाथ को राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका में मेरिट नहीं। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिशन जिंदगी में जुटे एनडीआरएफ के जवान, बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका में उड़ते विमान के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से बची मुसाफिरों की जान। चलिए ट्रेंडिंग न्यूज के बाद आगे बढ़े खबरों में। देखिए, कुदरत की बेरुखी कई बार इंसानों के सामने बड़ी चुनौती पेश करती है, लेकिन अगर हौसला बरकरार हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। देश के कई राज्यों में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है, आप जानते हैं, और इस मुश्किल वक्त में बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में एनडीआरएफ के जवान मिशन जिंदगी में लगातार जुटे हैं। ये जवान लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर हिफाजत के भरोसे की मिसाल है। इस मां को पूरा यकीन है कि उसके जिगर का टुकड़ा अब महफूज है। प्रयागराज के ये रिहायशी इलाके सैलाब के पानी में समा चुके हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। मकान पानी में डूब चुके हैं और जिंदगी पहली मंजिल पर कैद होने को मजबूर हो गई। इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ के ये जवान दिन रात मिशन जिंदगी में जुटे हैं। वो आ चुके हैं जिनका इंतजार उन पीड़ितों का था जो बाढ़ में फंसे थे, जो घरों में फंसे थे। हम बात कर रहे हैं उन देवदूतों की जो आते हैं जब आती है बाढ़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, भारत का कोई कोना हो, पहुंच जाती है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। वो टीम इस वक्त मेरे साथ पूरी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम है। और आप सामने अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाढ़ का जो सैलाब है उसने मकानों को, उसने बिल्डिंग्स को डुबो रखा है। आप सामने के घरों को देखेंगे तो दरवाजे से जाने के रास्ते पर जो फ्लो होता है उसकी जगह आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी आपको घर नीचे से डूबे नजर आएंगे। वो घर हैं जिनमें से कई लोग पलायन कर चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जो फंसे हैं और छतों पर आपको नजर आएंगे, जो छतों पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं इन देवदूतों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पहुंचे और कब इनको रेस्क्यू करके यहां से ले जाएं। तो ये तस्वीरें आप जिधर आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे कि मां गंगा और यमुना का जो प्रचंड रूप प्रयागराज में देखने को मिल रहा है वो कहानी बयां कर रहा है कि इस वक्त कुछ ही सेंटीमीटर रह गए हैं जब ये लेवल डेंजर मार्क को क्रॉस कर सकता है। और उसके चलते ये जो देवदूत इस वक्त मेरे साथ है मौजूद हैं, वो आ पहुंचे हैं, अपनी नाव लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। जगह जगह ये जा रहे हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में इनकी मौजूदगी है। ये चौकस निगाहें मुसीबत में फंसे हर शख्स को तलाश रही है। बाढ़ की वजह से कुछ लोग अपना आशियाना छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पहली मंजिल पर पनाह ले रखी है। लोगों को अंदाजा नहीं था कि अचानक पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उनका घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ के ये जवान हर जिंदगी को महफूज ठिकाने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। आपका जो ऑपरेशन चल रहा है थ्रू आउट, क्या मोटिव है और आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए? सबसे पहले तो ये बताइए। हमारा निर्देश ये है हेडक्वार्टर से कि जितने भी लोग डूब रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पे बचाया जाए। सबसे पहले ये हमारा निर्देश है। और जैसे उसमें प्रायोरिटी दी गई है कि अगर बूढ़े हैं या बच्चे हैं तो पहले उनको हम निकाल के कहीं सुरक्षित जगह ले जाएं। फिर उसके बाद जो है जो थोड़ा समर्थ हैं जिनको हम मतलब कुछ देर तक सरवाइव करवा सकते हैं तो उनको कुछ देर में ले जाया जाए। यही हमारा निर्देश है और इसी निर्देश पे हम जो है अपने लगे हुए हैं काम करने के लिए। आपका मैसेज क्या है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त घरों में फंसे हैं, बाढ़ में हैं, गांव हो या शहरी इलाके, उनके लिए एनडीआरएफ का क्या मैसेज है? यहाँ एनडीआरएफ का मेन मूल मंत्र यही है कि हम इनको बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी आपदा में रहेंगे तो हम आपके लिए हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमको जो बुलाया जाएगा तो हम आने के लिए तैयार हैं। और आज
हमको बुलाया गया, जरूरत पड़ी तो हम यहाँ आ भी गए हैं और लोगों से। एनडीआरएफ के इन नावों पर हर वो सामान मौजूद है जो मुसीबत में फंसे किसी भी शख्स की जान बचाने के लिए जरूरी है। हमारा रखा हुआ लाइफ जैकेट, इसको हम स्पेयर में लेके चलते हैं और इसको जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाते हैं। उससे पहले इसको हम सेफ्टी के लिए पहना देते हैं। और हमारा ये लाइफ बॉय रखा हुआ है, इस लाइफ बॉय की सहायता से मान लीजिए कोई डूब रहा हो या कहीं बह रहा हो या कुछ भी रहा हो तो हम इसको रस्सी बांध के रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है हम फेंक के उसकी तरफ फेंकते हैं, तत्काल में फेंक के बचाव करते हैं। फिर उसके बाद अपनी बोट पे हम बैठा लेते हैं। एक रस्सी भी देख पा रहा हूँ मैं। हाँ, एक रस्सी उसी के लिए है ताकि हम बांध के उसको फेंक के फिर सुरक्षित उसको निकाल सके। हाँ। तो जैसे कि इन्होंने बताया, तमाम ऐसी चीजें इनके पास हैं, चाहे रस्सी हो चाहे और इक्विपमेंट्स हो, जिससे ये मदद करते हैं। और ये जिस तरह की अब नाव देख रहे हैं, ये मतलब मेकशिफ्ट नाव है, ये तब्दील हो जाती है एक छोटे से फॉर्म में जिसे ट्रक में ले भी जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप एक तरफ देखिए जहां पर बाढ़ का आलम है, बर्बादी है, और वहीं देवदूतों का आगमन हो चुका है प्रयागराज में। और अब जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनके लिए भी संदेश है कि ये तत्पर हैं और उनकी सहायता के लिए हर वक्त मौजूद है। इन जवानों को देखकर बाढ़ में फंसे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मुसीबत से घिरे लोगों के लिए ये जवान राहत का पैगाम लेकर आए हैं। बाढ़ग्रस्त प्रयागराज में हमारी मौजूदगी और इर्द गिर्द तस्वीरें केवल बाढ़ की। घरों डूबे हुए हैं, पहले मंजिलों तक घर आपको देखेंगे यहाँ पे डूबे हुए हैं, पर मदद को यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम साथ पहुंची है। और छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हो, सबको लेने आए हैं। और आप तस्वीरें देखें यहाँ से, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और जब बच्चे नीचे आ रहे हैं तो उनको इस तरह के लाइफ जैकेट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये पहनाए जा रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा उनके लिए ना रहे। और छोटे छोटे तमाम बच्चे जो यहाँ पर इनकी गोद में आप देख पाएंगे, ऊपर परिवार जो काफी वक्त से शायद इनका इंतजार कर रहे थे, और अब इनकी यहाँ पर इनका आगमन हो चुका है। और इसी के साथ एक उम्मीद जगी है शायद बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों में कि हाँ, अब उनकी मदद हो सकती है। जब आसमान से आफत की बारिश हुई तो एनडीआरएफ के ये जवान लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। अपने हौसले से ये जवान मिशन जिंदगी को मकाम तक पहुंचा रहे हैं। ये जवान इस बात की मिसाल है कि अगर हौसले से काम लिया जाए तो कुदरत की चुनौतियों से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, एनडीआरएफ का मिशन जिंदगी लगातार जारी है। 24/7 ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। यूपी में सैलाब संकट के बीच में एनडीआरएफ ने मोर्चा हाथ में ले लिया है, संभाल लिया है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में कलेक्टर और एसपी भी एक्शन में आ गए हैं। बेतवा नदी ने 1965 का रिकॉर्ड तोड़कर हाहाकार मचा रखा है। आइए देखते हैं कि कैसे आपदा प्रबंधन की टीमें इस आफतकाल में देवदूत बनकर लोगों की सहायता कर रही हैं। आधा हिंदुस्तान इस समय कुदरत का कहर झेल रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जहां ना तो मदद के लिए कोई पहुंच पा रहा है और ना ही वहां फंसे लोग खुद से सुरक्षित जगहों पर पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीमें और लोकल प्रशासन मिलकर उन्हें निकालने के लिए जी जान की बाजी लगा रहे हैं। जल प्रलय से उत्तर प्रदेश और औरैया जिले भी अछूते रही हैं। यहाँ यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। जिले के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गांवों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिकरोड़ी, गोहानी कला और बरेड़ा गांव में हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोग अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम इन गांवों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ऐसी ही एक तस्वीर औरैया के बनेड़ गांव से सामने आई है। यहां एनडीआरएफ की टीम ने एक 80 साल के बुजुर्ग का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। आपदा प्रबंधन की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान भी पहुंचा रही है, ताकि लोगों को इस आफत काल में कुछ सहायता मिल सके।
यहाँ पर 3 गांव में हम यहाँ से रेस्क्यू टीम गई, जिसमें हमने मेडिकल टीम को भी छोड़ा और गांव वालों को भी यहाँ से उस साइड पार करवा रहे हैं। उनके पालतू जानवरों को निकाल के ला रहे हैं। लोगों को जो फंसे हुए हैं उनकी राहत सामग्री है वो उधर से यहाँ से उनके घरों के लिए हमने सामान भिजवाया, राशन भिजवाया है। इसके अलावा पॉलीथीन वगैरह उनके टेंटेज की व्यवस्था की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश भी पानी पानी है। सूबे के सभी डैम फुल हो चुके हैं। रायसेन जिले में बेतवा नदी ने जो तांडव दिखाया है, उससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। गांवों तक पहुंचने वाली सड़कें समंदर बन चुकी हैं। इन इलाकों का संपर्क पूरी तरह से जिला मुख्यालयों से टूट चुका है। सैलाब में फंसे लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे हालात में प्रशासन ग्रामीणों तक खाने से लेकर दवाइयां तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। रायसेन के कलेक्टर और एसपी खुद एक्शन में हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस हैं। बस उन्हें इंतजार है कि कब ये जल प्रलय थमे और गांवों से पानी निकले, ताकि वो फिर से सुकून की सांस ले सके और अपने आशियानों में जा सके। औरैया से सूर्या शर्मा, रायसेन से राजेश रचक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, राजस्थान के कई इलाके इन दिनों बाढ़ और बारिश की मार लगातार झेल रहे हैं। इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जहां जमीन से राहत और बचाव कार्य संभव नहीं हो पा रहा, वहां सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैलाब से हालात बेकाबू हुए तो सेना ने मोर्चा संभाल लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना ने बाढ़ में फंसे 4 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की है, जहां चंबल नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश से चंबल नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का पानी आसपास के 120 गांवों में घुस चुका है। गांव की ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पानी ने घुसपैठ ना की हो। खेत के खेत, घर के घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों को छतों पर सामान समेत शरण लेनी पड़ी है। चंबल नदी में आई बाढ़ के रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय धौलपुर जिले के रायाखेड़ा उपखंड के चांडियन के पुरा में हैं और चंबल की बाढ़ से धौलपुर जिले के करीब 120 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हम चांडियन के पुरा गांव में आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये यहाँ के जो घर बने हुए हैं चांडियन के पुरा में, ये पानी से घिर चुके हैं। इनका सामान, लकड़ी, ईंधन और खाद्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और साथ ही बात करेंगे कि इनका जो घरेलू सामान है वो छत पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, गैस सिलेंडर है, गैस है और खाने पीने का सामान छत पर है। लोग यानी कि छतों पर शरण बनाए हुए हैं। फिलहाल देखी बात की जाए तो सेना की टुकड़ी और एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। हटिया खार गांव में फंसे 4 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। दरअसल जिला प्रशासन ने स्थानीय संसाधनों की मदद से इन्हें निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद प्रशासन ने सेना की मदद मांगी और 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हेलीकॉप्टर और बोट के जरिए सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। हमारी टुकड़ी, हमारे साथ 20 इंजन रेजिमेंट की टुकड़ी है और हमारे पास लगभग 3 बोट हैं, जिसमें 3 अलग अलग जगह डिप्लॉयड हैं। 2 बोट हमारी यहाँ डिप्लॉयड हैं अनवर पुरानी पंचायत एरिया में और एक हमारी मेहदपुरा में डिप्लॉयड है। तो हमारे साथ लगभग 75 की स्ट्रेंथ है हमारी तीनों टुकड़ियों की और पिछले 2 दिन से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में पानी का प्रचंड प्रहार जारी है। भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 17 टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं।
उदयपुर में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। जिले के सभी जलाशय भर चुके हैं, नदियां उफान पर बह रही हैं, पूरे इलाके में पानी भर चुका है, लिहाजा बोट के जरिए रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। गुरुवार को गुड़ा पुलिया से गुजर रहे 2 बाइक सवार बाइक समेत पानी में बह गए। पुलिया के ऊपर बह रहे पानी के तेज प्रवाह में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जुट गई। बाइक पर सवार दंपति थे, वो पानी के तेज बहाव में बह गए। तो सिविल डिफेंस की और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, तो उनकी बाइक तो बरामद हो गई, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही हैं। सवाल लोगों की जिंदगी का है, लिहाजा मिशन जीवन रक्षा युद्ध स्तर पर जारी है। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बन गई है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के ट्विन टावर्स की, जिसे ध्वस्त किए जाने का काउंटडाउन लगातार जारी है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े हुए इन दोनों टावर्स को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, जिसके बाद इस पर अमल किए जाने की तारीख 28 अगस्त तय की गई है। महज 10 से 12 सेकंड और देखते ही देखते आंखों के सामने आसमान छूते आशियाने मलबे में तब्दील हो जाएंगे। कल्पनाओं की जमीन पर ये मंजर पेट में तितलियां दौड़ाने वाला है, लेकिन हकीकत में 28 अगस्त की दोपहर जब नोएडा और देश इसका गवाह बनेगा तो यकीनन मानिए लालच और विज्ञान के इस मुकाबले का रोमांच चरम पर होगा। भ्रष्टाचार से बुलंदियों पर पहुंची इस इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढाया जाएगा। एफडीज कंपनी के चेतन दत्ता जो फाइनल बटन दबाएंगे, ये बटन 100 मीटर के दायरे से दबाया जाएगा और दत्ता के साथ होंगे ब्रिक्समैन और 6 लोगों की टीम जो इस पूरी इमारत को पल भर में जमींदोज कर देंगे। पहले बॉक्स को चार्ज किया जाएगा और इसके बाद ट्रिगर दबा दिया जाएगा, जिसके बाद करीब 9640 डेलियर्स लगी उनमें करंट पहुंच जाएगा और ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा। 9 सेकंड में पूरा ब्लास्ट होगा। करीब 13 से 15 सेकंड में पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। ब्लास्ट डेलियर्स के मुताबिक होगा, लेकिन देखने में लगेगा कि ब्लास्ट एक साथ दोनों बिल्डिंग में हो रहा है। इंडिया में इतनी बड़ी इमारत को गिराने का ये पहला मौका है। दोनों ट्विन टावर्स को ध्वस्त होने के बाद कितनी धूल उठेगी और गुबार कब तक छटेगा, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई रिसर्च नहीं है। 28 अगस्त का मौसम, हवा की रफ्तार और दिशा ही धूल का गुबार और उसके लोगों को प्रभावित करने की तीव्रता निर्धारित करेगी। जमींदोज होने वाले दोनों ही टावर का मलबा हजारों टन होगा। इतनी बड़ी मात्रा में मलबा ढोने के लिए 3000 ट्रकों की जरूरत होगी। अगर निस्तारण का समय देखें तो 3 महीने लगेंगे। हालांकि टावर जमींदोज होते ही चारों ओर लगे कंटेनरों में ये मलबा जाएगा। टावर गिरने पर करीब 60 से 80 हजार टन मलबा निकाला जाएगा, जिसमें 4000 टन सरिया होगा। 40 से 50 हजार टन मलबा टावर टूटने से बने गड्ढे में इस्तेमाल होगा। 56,000 टन मलबे में कंक्रीट और अन्य सामान होंगे। ट्विन टावर के मलबे से सरिया और दूसरी धातुओं को अलग करके मलबा सड़कों को ऊंचा करने में इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों टावर को गिराने का खर्चा 17 करोड़ 55 लाख रुपए आने वाला है, जबकि इनसे निकलने वाले मलबे की कीमत 13 करोड़ के करीब होगी। डिमोलिशन से निकलने वाले मलबे का इस्तेमाल इसके बेसमेंट को भरने के लिए किया जाएगा। बाकी बचे मलबे का निस्तारण किया जाएगा। डिमोलिशन से यहाँ होने वाले प्रदूषण को भी मॉनिटर करने की तैयारी है, फिर चाहे वो वायु प्रदूषण हो या फिर ध्वनि प्रदूषण। यही वजह है कि 10 एंटी स्मॉग गन लगा दिए गए हैं
पानी का छिड़काव कर धूल के कणों को हवा से नीचे गिराया जाएगा ताकि हवा में तैरकर वो लोगों को कम नुकसान करे। एयर क्वालिटी नापने के लिए 6 स्टेशन बनाए गए हैं। डस्ट के लिए स्मोक गन और मैकेनिकल स्वीपिंग होगी। एयर क्वालिटी भी लगातार मॉनिटर की जाती रहेगी ताकि डिमोलिशन के बाद आसपास के लोग लौट सकें। एक्सक्लूजन जोन 500 से 700 मीटर के परिधि में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी 2:15 बजे से लेकर 2:45 बजे तक बंद रहेगा। फायर टेंडर, ट्रैफिक पुलिस के अलावा 2 अस्पताल फेलिक्स और यथार्थ अस्पताल में बेड रिजर्व किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर रहेगी। ब्लास्ट के बाद प्री और पोस्ट डाटा एनालिसिस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मुझे ये बताइए कि फाइनल फेज की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संडे का इंतजार किया जा रहा है। महज 9 सेकंड्स में गिरा दिए जाएंगे ये दोनों ट्विन टावर्स। तो क्या कुछ तैयारियां अभी हैं, क्या कुछ वहां पर कार्य चल रहा है? देखिए, तैयारियां यहाँ पर अब कुछ भी अधूरी नहीं है। कम से कम प्रशासन की तरफ से उनका यही कहना है कि जितनी तैयारियां होनी थी, चाहे एक्सप्लोजन लगाने की हो या बाकी चीजों की हो, ट्रैफिक की हो, वो सब कुछ पूरी हो चुकी है। अब बस काम ये होता है कि दिन में 2-3 बार इस बिल्डिंग के अंदर जो भी एक्सप्लोजिव लगाया गया है उसके अंदर एडिफिस इंजीनियरिंग के तमाम अधिकारी, अफसर, कर्मचारी जाते हैं और बस 2-3 बार मुआयना करते हैं पूरे दिन में। और कोई तैयारी फिलहाल प्रशासन की तरफ से बाकी नहीं रह गई है। लेकिन अब तैयारी जो दूसरी है वो शुरू होती है रेजिडेंट्स की तरफ से। वो रेजिडेंट्स जो इस ट्विन टावर के ठीक बगल में रहते हैं, चाहे वो एमराल्ड कोर्ट हो, चाहे वो एटीएस विलेज हो, यहाँ के रेजिडेंट्स को मूव करना है यहाँ से। कल यानी कि शनिवार शाम से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और सभी रेजिडेंट्स, कुछ लोग यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, कुछ के लिए आसपास की सोसाइटीज ने इंतजाम किया है और कुछ होटल्स में भी मूव करेंगे। तो उन सब का यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उनके अपना ये फ्लैट छोड़ने से पहले उनको कई तरह की तैयारियां करनी है। उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है कि कैसे उनको अपना फ्लैट छोड़ने से पहले वहां पर ऐसे इंतजाम करने हैं ताकि आपको आपके फ्लैट को डिमोलिशन के वक्त कोई नुकसान ना हो। जैसे कि घर में जितनी पेंटिंग्स हैं उन सबको लोग उतार कर नीचे रख रहे हैं, जो टीवी है, एलईडी है, उन सबको उतार कर दीवार से हटाकर नीचे रखा जा रहा है। जो शीशे हैं उनमें टेपिंग की जा रही है ताकि हल्के फुल्के वाइब्रेशन से वो टूटे ना। इसके अलावा सभी को अपने फ्लैट के बाहर काले रंग का कपड़ा डालना है ताकि मिट्टी उनके घर के अंदर, उनके फ्लैट के अंदर कम से कम प्रवेश करे। ये सारी कवायद आज से रेजिडेंट्स की तरफ से शुरू हो जाएंगी और प्रॉपर एक गाइडलाइन है कि जिस वक्त आप वहां से निकल रहे हैं आपको अपने सभी लाइट्स बंद करने हैं, मेन स्विच से जो गैस पाइपलाइन है उसको ऑफ करना है और सुबह कल 7 बजे से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा 7 बजे तक। तो मनीष, जो एडवाइजरी है वो लोकल लोगों के लिए भी जारी कर दी गई है और उसे वो फॉलो भी कर रहे होंगे। लेकिन एक और जानकारी हम अपने दर्शक तक ये भी पहुंचाना चाहेंगे मनीष कि ये जो रूट है जो इस पे एनएच जो ये पड़ता है उसे कहाँ से डाइवर्ट किया गया है और किस तरीके से और कब तक, क्या वो वक्त रहेगा जब तक ये पूरा रूट बंद रहने वाला है? देखिए, इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये स्पॉट है सेक्टर 93A लगता है ये, और इसके पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। डायवर्जन ऐसा भी जो इस पूरे सर्कल के अंदर होता है वो भी ट्रैफिक बंद रहेगा। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके ठीक बगल में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ट्रैफिक के लिहाज से, उसको भी बंद किया जाएगा। हालांकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बहुत लंबे अंतराल के लिए बंद नहीं किया जाएगा। अभी अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई डीसीपी ट्रैफिक से, उन्होंने यही बताया कि ब्लास्ट के 15 मिनट पहले और ब्लास्ट के 15 मिनट बाद तक, मतलब फिलहाल जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि महज आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा और आधे घंटे के बाद तुरंत उसको शुरू करने की कोशिश की जाएगी। मतलब बहुत लंबे वक्त तक ट्रैफिक डायवर्जन जो लोग हैं उनको नहीं झेलना पड़ेगा। हालांकि इस बीच ये रास्ता यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जरूर बंद रहेगा, लेकिन उससे निकलने के लिए तमाम वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। हालांकि वो जरूर लंबे होंगे, थोड़ा परेशानी पैदा करने वाले होंगे। तो फिलहाल एडवाइजरी और एडवाइस
यही दी गई है लोगों को कि वो कम से कम वो टाइम इग्नोर करें, यानी कि 2:30 बजे का जो वक्त है, तो कम से कम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम मनीष, आपको वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जिनके जाने की बात आप अब से कुछ देर पहले कह रहे थे, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि जाहिर है उनको एडवाइजरी तो मिल गई, वो फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, क्योंकि घर तो उनका भी है, वो नुकसान का डर या फिर कोई ऐसा डर बातचीत में जो सामने आई हो? देखिए, लगातार रेजिडेंट से बात हो रही है, हमारी कई लोगों से अब तक बात हो चुकी है और मिक्स रिएक्शन है अंदर। मिक्स कैसे है? कई लोग डिमोलिशन के पहले आरडब्ल्यूए को बाकायदा एडिफिस इंजीनियर्स ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, एक छोटी सी फिल्म दिखाई या ट्रेलर दिखा के समझाने की कोशिश की कि कैसे आपका फ्लैट, आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, खतरे की कोई बात नहीं है। हालांकि उनमें से जो दूसरी चिंता की बात वो निकल कर आई कि जब यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ तो कई सारे इस बिल्डिंग यानी कि सुपरटेक एमराल्ड की हम बात कर रहे हैं, इसके कई पिलर्स, लगभग 51 पिलर्स इसके कमजोर निकले, जिनको मरम्मत करवाने के लिए कहा गया। अब इसी बात को लेकर कुछ निवासियों के अंदर शंकाएं हैं कि वो कितना रिपेयर हो पाएगा। और चलिए पहुंच गए हैं इसी के साथ लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। अमेरिका के दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है कि बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और लंच टाइम में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। जी हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुलाकात होगी मंडे को और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।